रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बस्तर दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर से की है। सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी और बस्तर में हो रहे बदलाव को बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीजापुर में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम का काफिला कोंडा गांव के मर्दापाल पहुंचा। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। दवाओं और पर्ची की लिस्टिंग नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हार्ट की बीमारी से जूझ रही 9 साल की स्वीटी से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही बंगाराम माई के दर्शन भी किए। जिसके बाद मुख्यमंत्री किसान भोलाराम भोयार के घर भोजन करने पहुंचे। भोजन के बाद सीएम ने गोठान का निरीक्षण कर 994 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही जन चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर के छोटे डोंगर से भी जनता से भेंट और मुलाकात की और यहां भी राशन दुकान का निरीक्षण करके जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 दिन के बस्तर दौरे से लौटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वक्त बदल रहा है। बस्तर की बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। बस्तर में सड़कें भी बन रही हैं, पुल पुलिया भी बन रहा है। जो स्कूल 15 सालों से बंद थे अब खोले जा रहे हैं। बीजापुर में 156 और सुकमा में 98 स्कूल खोले जा चुके हैं। लोगों की आय में वृद्धि हुई है। बस्तर के लोग मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बीजापुर में ट्रैक्टर का शोरूम खुल गया है। ये तस्वीर बताती है कि बस्तर के लोग शासन की योजना का लाभ लेते हुए अपनी आय बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शिक्षा की मांग हमेशा से रही है। स्वामी आत्माराम अंग्रेजी स्कूल की डिमांड अंदरूनी क्षेत्रों से लगातार आ रही है। सैकड़ों की तादाद में हर जिलों में देवगुड़ी बना रहे हैं। हम बस्तर के संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। बस्तर अब बदल रहा है। बदलती हुई तस्वीर बस्तर की कि अब वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें भी बन रही है, पुल पुलिया भी बन रहे हैं। जो स्कूल बंद थे 15 वर्षों से, वो स्कूल खुल गए। लोगों के आय में वृद्धि, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल। अकेले बीजापुर एक विधानसभा जिला जहाँ चार्टर ट्रैक्टर के शोरूम। जगदलपुर में जाएंगे तो ट्रैक्टर के शोरूम सारे सड़कों पे आपको, चारों तरफ की सड़कों में आपको दिखाई पड़ेगा। कार के भी, मोटरसाइकिल के भी, ट्रैक्टर के भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। चाहे वो बाड़ी योजना के माध्यम से हो, चाहे वो गौठान में मशरूम भी उत्पादन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गे पालन कर रहे हैं। इससे लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। नारायणपुर के आप अबूझ मार्ग में आज ही मैंने छोटे डोंगर में 1100 लोगों को पट्टा बांटा, मसाती पट्टा दिया कृषि के क्षेत्र में। पिछले समय गया था 500 पट्टा बांटा था। अभी गांव-गांव सर्वे चल रहा है और सैकड़ों हजारों तादाद में लोगों को पट्टा वितरण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1,804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत ये राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजेंगे। ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित होगी। और ध्यान दीजिएगा, इन्हीं योजनाओं को लेकर जो उदयपुर में बैठक हुई कांग्रेस की, चर्चा भी हुई थी कि इनको पूरे देश में प्रचारित कीजिए और प्रसारित कीजिए। राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पर शासन की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के प्रथम किस्त का वितरण किया जाएगा। हर जिले में इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
कांग्रेस की मंशा है कि इन्हीं योजनाओं को पूरे देश में वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताएं। इधर सीएम शिवराज और मंत्री कमल पटेल के सहयोग से खरगोन दंगे की पीड़िता की शादी संपन्न हो गई, बड़े धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि 10 अप्रैल को हुए दंगों में लक्ष्मी के घर से शादी का सारा सामान दंगाई लूट लिए थे, जिसके बाद ये जानकारी अब सीएम शिवराज को हुई और कमल पटेल को हुई, तो उन्होंने शादी कराने की पूरी जिम्मेदारी ली और आज लक्ष्मी की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे और लक्ष्मी के मामा की भूमिका निभाई। खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बड़वा विधायक सचिन बिरला, ये सभी मौजूद रहे। ये बिटिया लक्ष्मी, जब मैंने बोला बेटा कैसे किया, तो बोले मेरा दहेज का सामान, घर का अनाज, बर्तन, ये कपड़े के अलावा कुछ नहीं बचने दिए, सब लूट ले गए लुटेरे। और इसलिए भैया मेरी शादी होने वाली थी 14 अप्रैल को, कौन करेगा? तो मैंने कहा हम आपके बड़े भाई हैं, हम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सबके मामा हैं, वो करेंगे और हम करेंगे। हमने वो व्यवस्था की, पूरा किराने का सामान से लेकर एक रुपया भी उसके परिवार के ऊपर खर्च नहीं आने दिया, हमने किया। सौभाग्यशाली है कि हमारी बिटिया का है, जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार, जिसके कोई नहीं उसके हम जनप्रतिनिधि, और ये दायित्व हमने निभाया। जयपुर में आज से भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व सीएम रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पवन साय शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना और चुनावी राज्यों में जीत के लिए रणनीति बनी। वहीं दूसरी ओर इस बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जबानी जंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। अब स्थिति ये है कि रोज पब्लिक सेक्टर के एक यूनिट को बेच रहे हैं। अब उनका नारा बदल गया, देश नहीं बचने दूंगा। तो इन सारे कारणों से प्रधानमंत्री जी अब मुझे लगता है जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, स्वयं जनता के रुख भांप कर भयाक्रांत हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने ये बातें कही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस दिशा में भारत भी बढ़ रही है और बीजेपी भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने चिंता, उस परिवार की चिंता और अस्तित्व की चिंता की आवश्यकता है। जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार ग्रायकर ने उप अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मनरेगा में 24 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लापरवाही पाए जाने पर बलरामपुर दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राम को निलंबित किया था, जिसके बाद संजय कुमार ग्रायकर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर बैठाया गया। संजय कुमार का कहना है कि जब से वो एसडीओ थे तब अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर ने मनरेगा में लाखों रुपए की हेराफेरी की थी। इसकी शिकायत तत्कालीन ईई उमाशंकर राम से की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी तरीके से भुगतान उपी अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता, लोकल रामनगंज निवासी है, और सिंदूर निवासी सुरेंद्र सिंह ऑपरेटर था, जिसके द्वारा मिलीभगत करके लगभग 24 लाख का निकासी कर लिया गया था। दोषियों पे कार्रवाई तत्काल की जाए। दोषी सुजीत कुमार गुप्ता और सुरेंद्र सिंह पे कार्रवाई तत्काल की जाए। थाना रामानुजगंज से इस कार्यालय को जानकारी मिली है कि वहाँ के इरिगेशन ई द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और सब इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की गई है। वो शिकायत पे अभी जांच शुरू हो गई है और जांच के खिलाफ जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में कारोबारी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है, लेकिन अब कारोबारी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। कारोबारी के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और न्याय की गुहार लगाई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या पिटने वाले को जेल भेजना सही? कहीं पिटने वाला बेकसूर निकला तो? क्या पुलिस ने तथ्यों को सही से परखा? वीडियो में पिटता दिख रहा ये शख्स कोई आदतन अपराधी नहीं बल्कि कारोबारी अनिल जैन है, और जो पीट रहा है वो शौर्य जैन नाम का शख्स है और उसके साथी हैं। शौर्य जैन ने अपनी मां के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के आरोप में खुद ही कानून हाथ में ले लिया और जमकर कारोबारी अनिल की पिटाई कर दी। साथ ही थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी अनिल जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस कार्रवाई से अनिल जैन के परिवार के लोग
बेहद दुखी हो गए हैं। उनका कहना है कि शौर्य जैन और उसकी मां से पारिवारिक संबंध है। संपत्ति को लेकर शौर्य और उसके माताजी की नीयत खराब हुई और एक दिन अचानक शौर्य ने बुलाकर पहले बंधक बनाया और फिर जमकर मारपीट की। मारपीट हुई है इनके साथ, ज़बरदस्ती बंधक बनाकर मारा गया है और घर पे बुलाकर मारा गया है। मैं जिस घर में रह रही हूँ वो घर के कागज़ चाहिए और हमारी कार चाहिए और मेरा जेवर चाहिए उसको। अनिल की पत्नी सुनीता और बेटी सुनिधि ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस का रवैया एक तरफा है, एफआईआर भी एक तरफा और मनमर्जी तरीके से लिखी गई है। हमारी बातों को सुना ही नहीं गया। पुलिस ने तो शिकायत हमारी कंप्लेंट हमारे हिसाब से दर्ज नहीं की। वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे थे कि हमारे को ऐसा कोई वीडियो नहीं देखना है करके, और कंप्लेंट दर्ज नहीं की। वो कंप्लेंट अपने हिसाब से ही दर्ज की। हमने जबकि बताया कि इतना मारे हैं, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, अनिल जैन सामने है, उनकी इतनी डॉक्टरी रिपोर्ट देखिए आप, इतनी मार पड़ रही है उनको, इतना निशान है, चोट है। हमने 1000 बार बोला, इधर उधर हाथ पैर मारे, जिनसे मिलने को कहा गया। मैं अकेले दौड़ दौड़ के हर जगह मिली हूँ कि कहीं से भी एटलीस्ट हम जो बोल रहे हैं अपनी आप बीती वो कोई सुन ले और उसकी एफआईआर लिख ले। ये सारी बातें करके उन्होंने अपने मन से ही जो उनको लिखना था वो वही लिखे। हमने जो बोला उन्होंने वो लिखा ही नहीं। कारोबारी की पिटाई के आरोपों को शौर्य बेझिझक स्वीकार कर रहा है, लेकिन कानून हाथ में लेने के सवाल पर बगलें झांकने लगता है। जी, पहली बात तो मैंने बंधक नहीं बनाया है, मारपीट जरूर किया है, मैं उस चीज़ को कबूल रहा हूँ, क्योंकि उसने जो हरकत मेरी माँ के साथ की है वो माफ़ीनामा योग्य नहीं है। अश्लील फोटो वीडियो शेयर किया था उसके मोबाइल पर और इसके साथ छेड़खानी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके लिए अनिल जैन के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया है और जो पीड़िता के परिजनों के द्वारा अनिल जैन के साथ में मारपीट करने की बात अनिल जैन के द्वारा भी बताई गई थी और उनके द्वारा भी एक शिकायत दर्ज कराया गया है। इसमें भी थाना कोतवाली में मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों मामलों में अपराध पंजीबद्ध है और दोनों में विवेचना की जा रही है। आगे साक्ष्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। पिटाई हुई है, इसका वीडियो भी सामने आ गया है। ऊपर से शौर्य जैन पिटाई करना स्वीकार भी कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि शौर्य को पिटाई का अधिकार किसने दे दिया, और पुलिस ने वीडियो फुटेज देखा है तो पीटने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं देखा तो तथ्यों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। मामले में अब वरिष्ठ पुलिस अफसर ने निष्पक्ष जाँच के साथ नियमानुसार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उम्मीद है पुलिस सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद निर्दोष को न्याय दिलाएगी। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पटना और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई हुई है। आप बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लोग यहां के प्रशासन से ऊब चुके हैं। अब वे अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं पा रही है। यहाँ लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव कब होगा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जानकारी सामने आएगी। 25 साल की निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने थाईलैंड के जितपोंग को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। निखत ने पहले भी सभी मैच 5-0 से ही जीते थे। इस चैंपियनशिप में ये भारत का 10वां गोल्ड है। इसमें से 6 बार मैरी कॉम चैंपियन रही थी। पिछला गोल्ड उन्होंने 2018 में जीता था। और अब खबर विस्तार से। तिल्दा ब्लॉक के देवरी गांव में बीते 5 साल पहले ओडीएफ घोषित हो गया था, लेकिन करीब 100 घरों में अभी भी शौचालय नहीं बना है। अधिकारियों की लापरवाही कारण अधूरा शौचालय निर्माण कर छोड़ दिया गया, जिससे कि गांव की महिलाएं अभी भी खुले में शौच जाने को मजबूर है। वहीं शौचालय निर्माण का 6,34,000 रुपया आहरण हो गया है, इन्हें निकल चुका है। साथ ही इंजीनियर को सत्यापन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस गड़बड़ी में सरपंच के साथ अधिकारी भी शामिल है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच ने अभी शौचालय निर्माण का प्रोत्साहन राशि तक उन्हें नहीं दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। बोले हमारे घर सर है नहीं बने, सेफ्टी लोटा धर के जाता है,
मैदान सरकार है कैसे सेफ्टी बना के क्या, सरपंच तो हमारा सेफ्टी नहीं है, कहाँ बाहर जाता हम सेफ्टी करें। जब मैं सरपंच बनी तो पता चला कि सेफ्टी के बहुत लोग का पैसा नहीं आया है, बहुत लोग का अधूरा छूटा है, बहुत लोग का बन भी गया है, उसको पैसा नहीं मिला है अभी तक। और उसके बाद हम लोग जांच करवाए तो पता चला कि 6.5 लाख का पैसा निकल चुका है, लेकिन किसी को मिला नहीं है। वो आए थे, अभी उनकी शिकायत प्राप्त हुई है। इस बिंदु पे मैं जो SBM शाखा उनसे जानकारी ले लेता हूँ, साथ ही साथ संबंधित जो सरपंच सचिव है उन्हें भी नोटिस जारी करके उनका जवाब प्राप्त कर लेता हूँ। तत्पश्चात जो भी जवाब में निकल के आएगा या शिकायत की जांच में जो भी निकल के आएगा उस पर पंचायत नियम की धाराओं के तहत अपन उस पर कार्रवाई करेंगे। दंतेवाड़ा में जल्द ही मंदसौर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है। दरअसल जिले की 50 महिलाएं दंतेश्वरी माता के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बना रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इस चुनरी को मां दंतेश्वरी मंदिर में चढ़ाया जाएगा। पूरे विश्व में इतनी लंबी चुनरी नहीं बनी है। अभी तक रिकॉर्ड मंदसौर के नाम दर्ज है, जहां नर्मदा मैया को 8 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई थी। कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि चुनरी बनने से दंतेवाड़ा के नाम में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, जिससे जिले का नाम रोशन होगा। माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में चढ़ाने के लिए डेनेक्स से हम लोग तैयार कर रहे हैं। 6-7 दिन से हम लोग 50 ऑपरेटर मिलके काम कर रहे हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस चुनरी को चढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं। मौका भी मिला है कि हम डेनेक्स फैक्ट्री वाले को ये माता रानी का चढ़ावा सिलने को मौका मिला है। हमें इस बात से बहुत खुशी मिल रही है। हमें डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री के जो वहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो दीदी लोग हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और माई जी के मंदिर में इसको भेंट स्वरूप चढ़ाया जाएगा और ये अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इससे हमारे जिले के भी जो है और ख्याति प्राप्त होगी और वर्ल्ड लेवल पे जो है हमारे जिले का नाम स्थापित होगा। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना। आगे देखिए खबरें दनादन अंदाज में मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।